रमेश ने काफ़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई लिखाई समाप्त की थी और अच्छे नंबरों से पास होने के कारण काफ़ी जतन और कोशिशों के बाद उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल चुकी थी, जो कि उसके शहर से काफ़ी दूर दूसरे शहर में थी। अपनी व्यवहार कुशलता और मधुर व्यवहार से रमेश ने अपने साथ काम करने वालों और ऑफिसर्स का मन जीत लिया था। हर काम को समय से पूरा करना और बड़ों की इज्जत करना और छोटे पद पर कार्यरत सब कर्मचारियों से बहुत नरमियत से पेश आना रमेश को वहाँ सबसे अलग करता था। देखने सुनने में रमेश काफ़ी सुंदर, सजीला और कठे बदन का मालिक था। घर के सब लोग रमेश को बहुत मिस करते। ऑफिस से आने के बाद वो फ़ोन पर सब घर वालों से या वीडियो कॉल पर बात करता और अब उसकी 1 महीने की छुट्टी भी मंजूर हो चुकी थी। उसने अपने शहर जाने का टिकट रेलवे से बुक भी करवा लिया था और थोड़ी बहुत पैकिंग भी शुरू कर दी थी। रमेश के मन में अपने घर लौटने का अच्छा खासा उत्साह हो रहा था। सब घर वाले भी रमेश की वापसी की बाट शिद्दत से जोह रहे थे, क्योंकि रमेश से बिछड़े काफ़ी दिन गुजर चुके थे और धीरे धीरे रमेश के दिन गुजरते जा रहे थे। फिर वो दिन भी आ पहुंचा जिसका रमेश को बहुत दिनों से इंतज़ार था। वो निश्चित टाइम से कुछ पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया और इंक्वायरी ऑफिस से पता किया कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर और कितने बजे आएगी। अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुका था। ट्रेन आने में अभी काफ़ी वक्त बाकी था। वैसे भी रमेश का तो रिजर्वेशन था, सीट तो कंफर्म थी ही, इसलिए वो एक बेंच पर वहाँ फुर्सत से बैठकर मोबाइल चलाने लगा। कुछ देर बाद उसने रेलवे प्लेटफॉर्म से ही कुछ बिस्किट, पानी की बोतल और अन्य ज़रूरी सामान खरीदा और पान मसाला खाने की आदत के कारण उसने पान मसाला भी खरीद लिया। फिर बेंच पर आकर उसने अपने साथ खरीदा गया सामान बैग में डाला और एक पुड़िया पान मसाला फाड़कर अपने मुंह में डालकर दोबारा मोबाइल चलाने लगा। फिर कुछ देर बाद वो पान मसाले की पीक को रेलवे स्टेशन की पटरी पर पास पड़े एक बड़े पत्थर पर थूक कर वापस आकर बेंच पर बैठ गया। ये हरकत उसने 2-3 बार की और फिर उसने मुंह धोकर पानी पिया और उसी समय ट्रेन आने की घोषणा होने लगी तो वो चौकन्ना होकर संभल कर बैठ गया। तभी एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई सीटी देकर आती दिखाई दी। ट्रेन काफ़ी पुरानी और जर्जर सी लग रही थी। रात भी हो चुकी थी। ट्रेन के रुकते ही रमेश ने अपनी रिजर्व सीट ढूंढी और वहां अपना सामान रखकर आराम से बैठ गया। फिर उसने नजरें दौड़ाई तो उस डिब्बे में सारे यात्री बर्थ और सीटों पर सो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो सब काफ़ी दूर से सफ़र करते हुए आ रहे हैं। बस एक यात्री जो उसकी सीट के ठीक सामने बैठा कोई मैगजीन पढ़ रहा था, वही जग रहा था। उस यात्री का मुंह उस मैगजीन की वजह से रमेश को दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में ट्रेन सीटी देकर हौले हौले प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी और थोड़ी ही देर में ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। अब रमेश दिन में तो घर में आराम कर ही चुका था, इसलिए रात होने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी, ना ही वो लेटना चाह रहा था। वो इधर उधर देखता हुआ कुछ बोर सा हो चला था। डिब्बे में जलते बल्ब की पीली रोशनी एक अजीब सा भय उत्पन्न कर रही थी। फिर रमेश ने सामने वाले यात्री से, जो मैगजीन पढ़ने में व्यस्त था, बात करने की गरज से पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उधर से कोई जवाब ही ना आया, ना कोई हलचल हुई। फिर रमेश ने सोचा कि शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाई है, तो उसने कुछ ज़ोर से पूछा कि भाई साहब, लगता है आप बहुत अच्छी कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। तो इस बार
मैगजीन के पीछे से एक खरखरी और सपाट सी आवाज़ आई, हाँ बहुत अच्छी किताब है ये। फिर रमेश ने बात आगे बढ़ाकर पूछा, भाई साहब मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो जवाब मिला, नहीं। रमेश ने उसका नाम जानना चाहा तो उसने मैगजीन के पीछे से जवाब दिया, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। रमेश बोला, भाई साहब ये कहानी पढ़ते हुए आपको डर नहीं लग रहा है? इसका तो हेडिंग ही बड़ा डरावना है, ड्राक्यूला। तो उस व्यक्ति ने मैगजीन के पीछे से ही जवाब दिया, डर कैसा, हम तो रोज़ ही इनसे दो चार होते रहते हैं। तब रमेश ने इन बातों को कुछ गंभीरता से सुनना शुरू किया। फिर ये कहकर वो आदमी शांत हो गया। उसकी बातचीत से साफ जाहिर हो रहा था कि वो रमेश से कोई भी बात नहीं करना चाहता है। फिर रमेश ने उसे अपने बारे में बताया कि काफ़ी समय बाद मैं घर जा रहा हूँ। अब रमेश ने उस व्यक्ति से फिर सवाल किया कि भाई साहब क्या आपको भूत प्रेतों में विश्वास है, जैसा इस किताब में लिखा होगा? क्या आप उनसे डरते भी हैं? उस व्यक्ति ने सपाट जवाब दिया, हाँ विश्वास है पूरा, और मैं उनसे नहीं डरता हूँ। तो उत्साहित सा होकर रमेश बोला, क्या आपने देखा है कभी भूत प्रेतों को? कभी सामना हुआ है आपका उनसे? तो जवाब देने के स्थान पर उस व्यक्ति ने अब अचानक पहली बार अपने चेहरे से मैगजीन हटाई और उसका भयानक विभत्स खून से लथपथ चेहरा रमेश के सामने आ गया। तो रमेश जोरों से उछल पड़ा और उसका तेजी से दिल धड़कने लगा। जुबान तालू से चिपक गई और सांसें थमती सी नजर आई। रमेश ने अपने सारे जीवन में इतना डरावना और भयानक चेहरा कभी न देखा था। भय और आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब खौफ से उसकी हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो अब सारे शरीर में कपकपी सी महसूस करने लगा। वो समझ चुका था कि वो एक इंसान से नहीं बल्कि इतनी देर से एक प्रेतात्मा से बात कर रहा, लेकिन चलती ट्रेन में चुपचाप बैठे रहने के सिवा अब कोई चारा न था। अब वो भूत अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर भयंकर अट्टहास करने लगा। और फिर रमेश ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि कौन हो आप, और इस डिब्बे में इतने सारे लोग क्यों सो रहे हैं? ये लोग कौन हैं? तो उसी भयंकर कड़कती आवाज़ में वो भूत बोला, ये सब मेरे साथी हैं और मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ? तो देख, मैं आज तेरा खून पीने के लिए यहाँ आया हूँ, और फिर खून पीने के बाद तुझे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर अपनी दुनिया में चला जाऊँगा। ये बातें सुनते ही रमेश पर जैसे बेहोशी छाने लगी हो, लेकिन फिर भी उसने अपना पूरा साहस और हिम्मत को समेटा और किसी खास मौके का इंतज़ार करने लगा। फिर यकायक हिम्मत जुटाकर उसने चलती ट्रेन से चेन खींच दी। रमेश की इस हरकत से सारे डिब्बे में हड़कंप मच गया और खलबली सी मच गई। अजीब अजीब सी भयंकर आवाज़ों से सारा कंपार्टमेंट गूंजने लगा। फिर ट्रेन के रुकते ही रमेश ने छलांग लगा दी और एक अनजानी दिशा में बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। काफ़ी दूर निकला ही था कि उसे पीछे से किसी ने बहुत ज़ोर से घसीटकर वापस उसी ट्रेन में लाकर उस डिब्बे के उसी सीट पर पटक दिया जहां वो पहले बैठा था। अब रमेश ने तेजी से चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ की गुहार लगाई तो इंसानों की जगह वहां पर ढेर सारे भूत उस डिब्बे में इकट्ठा होकर तांडव करने लगे। अब रमेश को लगा कि जैसे उसके प्राण निकल ही जाएंगे, लेकिन अगले ही पल उसने खिड़की से बाहर बेबसी से देखा तो फिर उसने पाया कि अब सुबह का हल्का हल्का धुंधलका फैलने लगा है। तो फिर उसने कुछ सोचा और दोबारा कुछ दूर आगे बढ़ने पर फुर्ती से ट्रेन की दोबारा चेन खींच दी और ट्रेन से उतरकर बेतहाशा भागने लगा। और फिर भागते भागते वो कब बेहोश हो गया उसे पता ही ना चला। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने घर वालों के बीच में
पलंग पे पड़ा हुआ पाया। उसे ये देखकर काफ़ी राहत हुई। फिर उसने घर वालों से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? तो घर वालों ने बताया, तुम जहाँ बेहोश पड़े थे उधर से कोई भद्र पुरुष गुजर रहे थे। तुम्हें बेहोश देखा उन्होंने तो तुम्हारी जेब में पड़े पर्स में घर का पता और मोबाइल नंबर देखकर हमें फ़ोन किया। फिर हम लोग बामुश्किल तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। अब घर वालों ने रमेश से पूछा, आखिर तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? स्टेशन से घर क्यों नहीं आए? तो रमेश ने सारी आप बीती उन लोगों को बता दी कि वो ट्रेन साधारण ट्रेन नहीं थी और सारा वृतांत तुमको कह सुनाया। रमेश की आंखों में अब भी वो भयानक मंजर घूम रहे थे। फिर घर वालों ने एक पहुंचे हुए ओझा को बुलाकर रमेश को दिखाया। तो ओझा ने कुछ मुंह ही मुंह में पढ़कर अपनी आंखें बंद की और काफ़ी देर के बाद आंखें खोलकर बताया कि रमेश ने रेलवे स्टेशन की पटरी पे 3 बार पान मसाला जिस पत्थर पर थूका था वो भूत प्रेतों का बसेरा उस पर था, क्योंकि वहाँ बहुत समय पहले एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सारे के सारे यात्री मारे गए थे। कुछ आत्माओं ने इधर उधर बसेरा कर लिया था, जबकि कुछ आत्माएं उस पत्थर पे बसेरा किए थी। तब से इसके थूकने के कारण उस पत्थर को इसने गंदा कर दिया। वो वहाँ रहती थी और ये सब देखकर सारी आत्माएं रमेश पर क्रोधित हो उठी। लेकिन डर तो अब इस बात का है कि रमेश अब भी खतरे में है। तो घर वालों ने उस ओझा से हाथ जोड़कर विनती की और निवारण पूछा। तो ओझा ने कहा कि आप जाकर 7 बार स्वच्छ जल से उस पत्थर को धोकर उस पर अगरबत्ती जलाइए और माफ़ी मांगिए उनसे। रमेश और उसके घर वालों ने स्टेशन पर जाकर ऐसा ही किया। तब से लेकर अब तक दोबारा रमेश के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जीवन हमेशा सार्थक और आनंदित रहे। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मी।